हिमाचल प्रदेश के प्रावण्यों में मौजूद रोपवे यानी केबल कार में अचानक खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से केबल कार में 8 सैयाह फंस गए। फिलहाल इन्हें बचाने के लिए एक और केबल कार ट्रॉली भेजी गई है। केबल कार में आई दिक्कत की वजह से कार में सवार 8 अफराद हवा में ही एक तरह से फंस कर रह गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तकनीकी टीम केबल कार सर्विस को जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। पुलिस भी पूरी तरह से सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच एक सैयाह को बचा लिया गया है, बाकी को बचाने की लगातार कोशिश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर को भी मौके वारदात पर बुला लिया गया है और यह तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो सैयाह केबल कार में फंस गए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। मोक्षा में आए थे यहाँ पर और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्ते से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। या मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। अभी कर रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है अंदर से बहुत ज्यादा। और सीधे इस वक्त कर्नाटक के लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तालुकों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कम्पीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। एक बार फिर सभी कर्नाटका वासियों को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बसवराज जी के नेतृत्व में हमारा कर्नाटक और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को नई राहत मिली है। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से यह राहत नहीं मिली है। आरजी रिहाई देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि आरजी इन्हें रिहाई दी जाए, जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक की इस अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी राहत नहीं मिली है नवाब मलिक और अनिल देशमुख को। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं और इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की अर्जी ठुकरा दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया है। इन्होंने अर्जी जमानत की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी रिहाई देने से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनकार किया है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूथ गुज़िश्ता कई दिनों से कई रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके असरात ट्रेन खिदमात पर मुरत्तब हो रहे हैं, लेकिन आज अपने मुतालबात को लेकर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने भारत बंद की कॉल दी। इसका असर पहले से मुतासरा ट्रेन खिदमात पर तो पड़ा ही है, दिल्ली एनसीआर में शाहराहों पर भी बंद के असरात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली, पटना, केरल और चेन्नई समेत कई शहरों में जगह जगह तलबा तंजीमें पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही हैं। बंद के सबब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गई है। हजारों गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर फंसी हुई है। ख्याल रहे कि कांग्रेस लीडर और कारकुनान भी अग्निपथ स्कीम वापस लेने और ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। उधर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी ने अग्निपथ स्कीम का मुआवजा नाजी पार्टी से कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस स्कीम के जरिए संघ फौज पर कंट्रोल करना चाहता है। कुमारस्वामी ने मजीद कहा कि आरएसएस भारत में नाजी तहरीक बर्पा करने की कोशिश में है। अग्निपथ स्कीम इसी मकसद के लिए मुतारिफ कराई गई है। लक्ष 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಆ ನಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ಯಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋರು? ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ? ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋರು? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಇನ್ನ 75% ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ 75% ಅವರು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನರೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನರೇ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಮಿನ. महाराष्ट्र में एनसीपी कारकुनों ने मुंबई नासिक हाईवे पर एहतजाज किया। कारकुनों ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। एक तरफ मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज में नई भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अग्निपथ स्कीम के बहाने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इस स्कीम के नाम पर मुल्क में आग लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने कहा था कि वो नौकरियां देगी, लेकिन वो अग्निपथ के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नौजवानों को तैयार करके आरएसएस में उन्हें भेजने की कोशिश की जा रही है। जबकि कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों में बेचैनी है। उन्होंने अपील की कि एहतजाज के दौरान तशद्दुद का सहारा न लिया जाए। इसका वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से बात करते हैं। सर, अब अग्निवीर को लेकर जो अग्निपथ है उसको लेकर कई फायदे बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे युवाओं को काफी फायदा होने वाला है। देखिए, जो पॉलिसी बनी है कथित रूप से नौजवानों के पक्ष के लिए बनाई है, लेकिन देश में सारे नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भारत की सेना में नौकरी पाना सबके लिए एक जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और अभी सिर्फ 4 साल की नौकरी का प्रावधान जो रखा है उसमें अचानक जो बिना सोचे समझे किया गया है उससे बड़ा आक्रोश लोगों में है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का सहारा ना लें, अपनी बात को रखें और सरकार तक हम सब दबाव बनाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले थी वो ठीक थी, उसमें सुधार करना भी था तो ग्रेजुअली करते या लोगों को समय देके करते। जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं 2-2.5 साल तक, उनकी जो भावना को ठेस पहुंचा है, उनके सपने जो चकनाचूर हुए हैं, उसका खामियाजा समाज को उठाना ना पड़े, इसलिए सरकार को इसको रोककर वापस दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक
4 साल के बाद क्या होगा, तो नाना प्रकार की स्कीम्स को आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के मन में आशंका है कि 4 साल के बाद हम लोगों को नौकरी का प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन सिर्फ है, पेंशन उसमें नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो इस कम उम्र में लोगों को आप 4 साल तक का सिर्फ अगर काम करने का मौका देंगे तो वो व्यवहारिक नहीं है, उसको दोबारा पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सर, एक विवादास्पद बयान भी दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो अग्निवीर है, अगर गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो इनको रखा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर भाजपा के बड़े नेताओं की सोच यही है कि 4 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आपको गार्ड बनाने की सोच अगर सत्ताधारी दल के लोग सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी घोषणाएं हो रही है ना कि 10% पैरामिलिट्री फोर्स में रखेंगे या मर्चेंट नेवी में डालेंगे, ये सिर्फ लुभाने की कोशिश है। लेकिन ये आप मानसिकता और सोच आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे बड़ा खेद है और मुझे लगता है इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की है तो आप समझ लीजिए कि नौजवान में क्या संकेत इसका जाएगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। अग्निपथ स्कीम पर हंगामा बरपा है। तलबा तंजीमें और अपोजिशन जमातें इसे वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं और एहतजाज में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है। इस बीच बीजेपी ने इस स्कीम के फवायद के बारे में नौजवानों को समझाने बुझाने का मन बनाया है। पार्टी आला क़यादत ने सभी अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदों को अग्निपथ स्कीम के हवाले से पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की हिदायत दी है। पार्टी का मानना है कि कुछ सियासी जमातें इस स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रही सियासी पार्टियों पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वार किया है। उन्होंने कहा कि स्कीम की मुखालफत कर रही पार्टियां नौजवानों की तरक्की के ख्वाह नहीं, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार पूरे देश भर में कई सारे संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल प्राणी हैं जो कि हमेशा देश की तरक्की की बात होगी, देश के लोगों की तरक्की की बात होगी, नौजवानों के विकास की बात होगी, किसानों के सशक्तिकरण की बात होगी, तो कोई ना कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने लगेंगे। और ये जो पूरी की पूरी कोशिश है नौजवानों की तरक्की के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की, और किस तरह से नौजवानों की तरक्की को रोको। हमें सबको सावधान भी रहने की ज़रूरत है, नौजवानों को होशियार भी रहने की ज़रूरत है, और हम अपने देश के नौजवानों की राष्ट्रभक्ति, उनकी संवेदनशीलता पर किसी तरह का प्रश्न नहीं है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निस्वार्थी तत्व हैं। वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश के विकास, देश के लोगों के विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदते रहे हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने इसका कल विरोध किया, राहुल गांधी को लेकर भी प्रदर्शन आज हो रहा है जंतर मंतर पर। उसके साथ साथ इस स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है। मायावती कह रही हैं कि खिलवाड़ है, जल्दी में योजना थोप दी है। मुझे क्या लगता है कि मैंने एक बात बताई ना, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी लोग हर ऐसे मौके पर किस तरह से जो है वो, अगर चिंगारी है तो उसमें आग लगा दो, अगर कहीं आग लग रही है तो उसमें घी डाल दो। ये इनका काम रहता है। ये कोई नौजवानों के हितैषी नहीं है। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप तीनों सेना के प्रमुखों ने जो कहा है, सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है, उस पर यकीन करिए। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के महापुरुषों और कहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इस तमाम ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जो प्राणी हैं, इन पर अगर भरोसा करेंगे तो ये आपके दुश्मन हैं और आपके विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर लोग हैं। सर, राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। उसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भैया, कानून का काम है, उसमें आप सड़क पे जो है वो हाहाकार कर रहे हो, विलाप मंडली सड़क पे चिल्ला रही है। अरे आप जवाब दो। अगर आप बेगुनाह हो तो आप छूट जाओगे, अगर गुनाहगार हो तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कहाँ छोटे से 2 लाइन की चीज़ है। सर, तौकीर रजा के लगातार विवादित बनाए। अब उन्होंने कहा है कि मोदी अगर मोक्ष चाहते हैं तो इस्लाम कबूल करें। देखो, कई लोग ऐसे हैं, कई तरह के लोग हैं इस देश में, जो कि किस तरह से देश के माहौल को ख़राब किया जाए, दुनिया में देश को कैसे बदनाम किया जाए, इस काम में लगे रहते हैं। कभी जो है वह सहिष्णुता की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। ये सब डबल स्टैंडर्ड है। पड़ोस में अभी जब अल्पसंख्यकों के साथ कत्लेआम होता है, जुर्म और जुल्म की पराकाष्ठा होती है,
गुरुद्वारे को जो है वो तबाह करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि ये हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इस पर ये खामोश रहते हैं ये लोग। अरे भाई, इस देश की धरती में रह रहे हो, इस देश का धरती के तुम ऋणी हो, और इस देश को गाली बक रहे हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी फिर ईडी के सामने पेश हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी पूछताछ की जानकारियां लीक हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे साथ है। आप यहाँ जंतर मंतर पे सरकार दबाव में आएगी? गवर्नमेंट और ईडी इन्होंने पर्पसली राहुल गांधी जी को हरास करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को हरास करके, अरे उन्हीं को बुला है ईडी में, दूसरों का क्या है। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है। फिर भी वो चाहते हैं कि उनको बार बार बुला के उनका एक कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कभी डिमोरलाइज होने वाले नहीं, ये लड़ने वाले हैं, देश के लिए भी लड़े हैं, और हमारे पार्टी को जो खत्म करने की उनकी कोशिश है वो उसमें कामयाब कभी नहीं बनेगा। गांधी जी के भजन चल रहे हैं तो सत्याग्रह जारी रहेगा? देखिए, गांधी जी का ये तो हमारा पहले से आजादी के लिए ये गाने चलते थे, और सत्याग्रह क्या है ये तो बीजेपी वालों को मालूम नहीं, क्योंकि वो कभी उनके देश के लिए ना लड़ा, ना सत्याग्रह किया, ना जेल में गया, उनको क्या मालूम। अग्निवीरों के लिए सरकार ने रोल बैक किया है और उसमें रियायत दी है कि उस आरक्षण भी मिलेगा, उम्र की जो सीमा थी वो भी बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का या विपक्ष का दबाव है सरकार पर? ये देखिए, इस स्कीम को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल आप किसी को भी ट्रेनिंग देकर बाहर भेजेंगे और सिर्फ 25% उसमें से लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के लोग डिमोरलाइज होते हैं, एक। और दूसरी चीज, उनको पेंशन भी नहीं मिलने वाला है, और पेंशन में आप काउंट भी नहीं करने वाले हैं। ये 4 साल जो ट्रेनिंग करे वो पेंशन में काउंट नहीं होगा, तो ये एज के हिसाब से भी उनके लिए तकलीफ है। और खास करके जो गरीब बच्चे मेहनत करके कोचिंग लेकर ट्यूशन लेके पढ़ते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करना ये ठीक नहीं है। और जो वैकेंसीज है वो फिलअप कीजिए ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि सत्याग्रह जारी रहेगा और अग्निवीरों के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीच रास्ते में अटक गई केबल कार में 11 में से 5 सयाहों को इस वक्त रेस्क्यू किया गया है। दीगर दरमानदा सयाहों को बचाने की कोशिश जारी है। तो 11 में से 5 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाकी बचे 6 सयाह अभी भी केबल कार में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में केबल कार में 11 सयाह फंस कर रह गए थे। 20 रास्ते में ही केबल कार में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते 11 सयाह इसमें फंस कर रह गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 सयाहों को केबल कार से नीचे उतार दिया गया है। अभी भी 6 सयाह इस केबल कार में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की, रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। लोकसभा स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए ओम बिरला को 3 साल हो गए हैं। इस दौरान ऐवान के उमूर को उन्होंने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। उनका दावा है कि 3 वर्षों में साबिका लोकसभा के मुकाबले में ज्यादा काम हुए हैं। न्यूज़ 18 ने इस मौके पर उनसे खुसूसी बातचीत की। साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष पद के तौर पर 3 साल इन्होंने पूरा कर लिए हैं। ओम बिरला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले
19 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर विश्वास जताया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी। ये जो पूरा 3 साल का कार्यकाल है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इस 3 साल के कार्यकाल में लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद कामकाज की दृष्टि से बहुत प्रोडक्टिविटी रही। सबके सहयोग से हमने प्रयास किया कि सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। सभी मान्य सदस्यों ने भी संसद में सक्रिय भागीदारी निभाकर देर रात तक संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेकर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जनता का विश्वास, भरोसा कायम करने में एक व्यापक रूप से प्रयास सभी माननीय संसद सदस्यों ने कहा। इसीलिए आप देखें कि पिछले लोकसभा सत्रों की अगर तुलना की जाए तो 17वीं लोकसभा के इस 8 सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता रही, प्रोडक्टिविटी रही। 106% प्रोडक्टिविटी रही। पिछले 14, 15, 16 लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की जब चर्चा करते हैं तो 86, 71, 95, लेकिन इसमें 106 इस प्रोडक्टिविटी में सभी मान्य सदस्यों का, सभी दल के नेताओं का, सरकार का, सबका सहयोग होने के कारण ही लोकसभा में ये उत्पादकता रही। बिरला जी, एक सवाल है, क्योंकि जो पिछला 3 साल रहा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। आपको भी एहसास नहीं होगा जब आप स्पीकर के पद पे गए होंगे कि कोरोना आएगा और तमाम चीज़ें बदल जाएगी। उसके बावजूद जिस तरह से आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इतने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रोडक्टिविटी को जिस तरीके से आपने बढ़ाया है, क्या आपको ये लग रहा था जिस वक्त ये कोरोना का जो महामारी बहुत पिक पे था कि आप सदन को बहुत बखूबी चला पाएंगे? एक बहुत बड़ा चैलेंजेस उसको आप देखते हैं उस तरह से? आपने सही कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी जिसकी चुनौती पूरे देश के सामने थी। संसद के सामने भी चुनौती थी, क्योंकि हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को भी निभाना था। उस चुनौती के समय जनता के सहयोग, जनता के साथ उनकी कठिनाइयाँ, उनके अभावों को भी उस परिस्थिति के अंदर जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता था, उस परिस्थिति में मान्य सदस्यों को अपनी जनप्रतिनिधि की भूमिका भी निभानी थी। लेकिन मैं सभी मान्य सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 के माध्यम से कि कोविड-19 की इस चुनौती के समय भी देर रात तक सत्र चला। उस समय की प्रोडक्टिविटी 167% रही। 167% की उत्पादकता, देर रात सदन में बैठना, सक्रिय भागीदारी निभाना, अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाना और अपनी क्षेत्र की जनता की अभाव आकांक्षाओं को भी पूरी करना। मैं सोचता हूं कि विश्व की अधिकतम संसदें उस समय वर्चुअल थी। हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा हुई कि वर्चुअल हो या फिजिकल हो, लेकिन यह निर्णय हुआ कि संसद फिजिकल चलना चाहिए। माननीय संसद सदस्य आएंगे नहीं आएंगे ये भी चर्चा रही, लेकिन उस समय सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की भागीदारी निभाई और जितनी उपस्थिति रही, औसतन जितनी संसद सत्रों के और सत्र में उपस्थिति रही उतनी ही कोविड के उस सत्र में उपस्थिति रही। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर भी देश की संसद में बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों को, देश की जनता की कठिनाइयों, अभावों को संसद के माध्यम से सरकार के पहुंचाने का
जो दायित्व माननीय संसद सदस्यों में निभाया, वो हमारे लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता नजर आती है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा नजर आता है। उससे देश की जनता के अंदर भी जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा, और किस समय चुनौतीपूर्ण समय में किस तरीके से देश के सभी चुने जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, सभी व्यक्तियों ने, सभी समाजों ने सामूहिकता के साथ कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला किया। ये हमारे सामूहिक संकल्प की ताकत है जो दुनिया ने देखी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 से समय निकालने के लिए आपने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, इन 3 साल की उपलब्धियों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।